relevant है a program which execute automatically before passing to the source code to compiler. This process is called pre-processing. वो प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली या वो इंस्ट्रक्शन जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हों इससे पहले कि सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर को पास हो, उस प्रोसेस को प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है. दैट आर द कोड्स एंड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, बिल्ट इन अवेलेबल हैं. सो सोर्स कोड कंपाइलर को पास होने से पहले ये प्रोग्राम या ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं. यू कैन इंक्लूड हेडर फाइल, माइक्रो एक्सपेंशंस, लाइन कंट्रोल एंड कंडीशनल कंपाइलेशंस. सो ये डिफरेंट टाइप्स की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं जो कि आप अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं और इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे. सो सी प्री प्रोसेसर refers to a separate program which will be invoked by the compiler as a first part of the translation. आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो हैं वो हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में डिफाइन करते हैं और दैट ऑलवेज स्टार्ट नंबर साइन, और ये हमेशा नंबर साइन से स्टार्ट होते हैं. तो आपके प्रोग्राम के अंदर हमेशा हेडर फाइल तो लाजमी इंक्लूडेड होंगी. जो भी आपका सी प्रोग्राम जो है उसमें एटलीस्ट प्रिंट फंक्शन या इनपुट का फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा होगा कि हर कोई भी सी का प्रोग्राम जो आपने बनाया एटलीस्ट उसके अंदर एक फंक्शन तो लाजमी होगा. सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल तो कंपलसरी है जो कि आपके हर सी प्रोग्राम पर सी के प्रोग्राम में शामिल होगी. सो आपने हमेशा हेडर फाइल जो है वो स्टार्ट में डिफाइन करनी है क्योंकि ये एक सेपरेट प्रोग्राम है और ये हमेशा इन्वोक होंगे. कंपाइलर इनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ही इन्वोक करेगा, बाद में रेस्ट ऑफ द कोडिंग आपका सोर्स प्रोग्राम जो है वो रन होगा. सो सी प्री प्रोसेसर ऑलवेज इन्वोक बिफोर actual program actual execution of actual program or source code. All preprocessor are included in the program before its compilation. C की compilation से पहले तमाम C के जो preprocessor प्रोग्राम होंगे वो इंक्लूड होंगे, वो इंपोर्ट होंगे, वो यूज़ होंगे. सो दैट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. तो कमांड जो यूज़ होती हैं प्री प्रोसेसर का कमांड यूज़ इन प्री प्रोसेसर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और इनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहा जाता है. जो भी कमांड जो आप प्री प्रोसेसर के अंदर डिफ़ाइन करेंगे या यूज़ करेंगे उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं. और ये हमेशा जो है नंबर साइन के साथ स्टार्ट होते हैं और इनके एंड पे सेमीकोलन कभी भी नहीं प्लेस किया जाता. सी के अंदर जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं वो आप उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 कैटेगरी में, या 4 तरह के जो हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं. माइक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, या आप इसको कह सकते हैं कांस्टेंट डिफाइन करना हो, माइक्रोस डिफाइन करने हो तो डिफाइन डायरेक्टिव यूज़ होता है. फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स जिसे हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो दैट इज़ इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ होता है. कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव अगर आपने कंडीशनल कंपाइलेशन करनी है तो उसके लिए आपके पास जो है इफ़ एल्स इफ़ डेफिनेशन ये जो हैं दैट इज़ कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव. इसके अलावा मिसलिनियस डायरेक्टिव भी होते हैं, एरर लाइन डायरेक्टिव्स. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स जो कि आपके सी के प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हेडर फाइल्स यूज़ होती है सी के अंदर हम इस डायरेक्टिव्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं. जो आपके सम बिल्ट इन फंक्शन एंड वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. डेफिनेशन ऑफ दीज फंक्शन एंड वेरिएबल कंटेन इन हेडर फाइल्स. उनकी डेफिनेशन, उनकी डिक्लेरेशन वो जो है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है जो कि बिल्ट इन फंक्शन या वेरिएबल जो आपके प्रोग्राम को चाहिए होते हैं. तो विच इज़ इंक्लूडेड और यूज इनटू एनी सी प्रोग्राम बाय प्री प्रोसेसर इंक्लूड डायरेक्टिव.
आप ये जो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल हैं इनको आप इंक्लूड डायरेक्टिव के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, और इंक्लूड के अंदर आप वो हेडर फाइल स्पेसिफाई करेंगे, और हेडर फाइल की हम एक्सटेंशन जो है वो हमेशा .h होती है। तो दोज फंक्शंस आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, और ये जो हेडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं इनकी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी इनके अंदर ग्रुप ऑफ फंक्शन अवेलेबल होते हैं। जिस तरह की फंक्शनैलिटी आपको चाहिए आप उससे रेलेवेंट हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने कोई मैथ का फंक्शन यूज़ किया, कॉस, स्क्वायर, रूट, साइन, तो आप उसके लिए मैथ की हेडर फाइल यूज़ करेंगे। आप अगर कोई इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड से या स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ करेंगे। सो इट्स मीन के अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनैलिटी दीज फंक्शंस आर ग्रुप इनटू डिफरेंट हेडर फाइल्स, और इन डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर ये जो है बिल्ट इन फंक्शन इनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है, इनको ग्रुप कर दिया गया है। तो जो आपको जिस फंक्शन को आपने यूज़ करना है उसकी हेडर फाइल आप इंक्लूड डायरेक्टरी के ज़रिए अपनी सोर्स कोड के अंदर यूज़ करेंगे और उस फंक्शन को आप यूज़ कर पाएंगे। ईच हेडर फाइल कंटेन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल stdio.h contain the declaration of input and output function available in C, printf, scanf, that these are the input और output function, और इनकी प्रोटोटाइप और इनकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है वो आपको स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होगी। तो आपने जब भी अगर printf और scanf फंक्शन यूज़ करना है तो आपको मस्ट बी या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने इंक्लूड डायरेक्टिव के ज़रिए। दीज फंक्शन आर यूज टू गेट द इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट। सिमिलरली math.h कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन अवेलेबल इन सी। अगर आपने अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर कहीं पे आपने स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया, साइन फंक्शन यूज़ किया, तो आपको उसके लिए मस्ट बी math.h जो है हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी थ्रू द इंक्लूड डायरेक्टिव, ताकि आप उस फंक्शन को यूज़ कर पाएँ अपने सोर्स कोड के अंदर। सो हेडर फाइल्स जो हैं बेसिकली ये आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ हेडर फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें से चंद एक के जो एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने डिस्प्ले हो रही हैं, जिस तरह stdio.h, math.h, conio.h ग्राफिक। तो ये एक सी का प्रोग्राम है जिसमें आपने सिर्फ जस्ट printf का फंक्शन यूज़ किया है और इंक्लूड डायरेक्टिव हेडर फाइल को आपने इंक्लूड किया है, शामिल किया है इंक्लूड डायरेक्टिव के ज़रिए। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले आपके सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले वो इस डायरेक्टिव के थ्रू printf फंक्शन की फंक्शनैलिटी को स्टडी करेगा और उस कोड को अपने उसमें आपके प्रोग्राम में शामिल करेगा और देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो हेडर फाइल जो है वो बेसिकली आपकी जो है बिल्ट इन फंक्शन को यूटिलाइज़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेडर फाइल जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक सिस्टम हेडर फाइल या आप इसको कह सकते हैं बिल्ट इन हेडर फाइल, और दीज आर बिल्ट इन अवेलेबल विद सी इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज़। ये लाइब्रेरीज़ की सूरत में आपके पास अवेलेबल होती हैं सी के अंदर। जब आपका जो भी कंपाइलर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये हेडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं, और मोस्टली इंक्लूड का फोल्डर होता है जिसके अंदर ये सारी हेडर फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यूज़र ख़ुद प्रोग्रामर जो है वो अपनी हेडर फाइल डेवलप कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसको यूज़ कर सकते हैं एज इट जैसे बिल्ट इन हेडर फाइल या सिस्टम हेडर फाइल अवेलेबल हैं। सो प्रोग्रामर कैन डेवलप इट्स ओन हेडर फाइल फॉर इट्स ओन नीड। अपनी रिक्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्रामर ख़ुद भी हेडर फाइल जो है वो डेवलप कर सकता है। क्यों हेडर फाइल यूज़ की जाती है? When we want to use any function in our C program, then first we need to import their definition from C library। जैसे कि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो भी आपने फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए आपको उसकी हेडर फाइल शामिल करना ज़रूरी है। For importing their declaration and definition, we need to include header file in a program by using include directive। In header file include at the top of any C program। Include directive any directive
इंक्लूड डायरेक्टिव, तमाम के तमाम डायरेक्टिव्स जो हैं वो सी प्रोग्राम के टॉप पे ही लिखे जाते हैं, डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो जो भी प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया, आपने एक सिंपल प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन भी यूज़ करना है, तो उसकी प्रोटोटाइप, उसकी डिक्लेरेशन, उसकी डेफिनेशन को इंपोर्ट करने के लिए आपको stdio.h हेडर फाइल लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी यूज़ हेडर फाइल, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन ने की जो डेफिनेशन है, उसकी जो डिक्लेरेशन है, उसकी जो प्रोटोटाइप है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, दैट आर डिफाइंड इन हेडर फाइल, सो दैट मस्ट बी अ यूज़। इसके अलावा ये एग्जांपल आपके सामने कि अगर आपने इफ़ वी यूज़ प्रिंट एफ इन सी प्रोग्राम, we need to include stdio.header file, because in stdio.h header file definition of printf is written in stdio.h, क्योंकि प्रिंट अगर आप फंक्शन यूज़ किया है तो उसकी प्रोटोटाइप या डेफिनेशन जो है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई है। हाउ टू यूज़ अ हेडर फाइल, आप किस तरह यूज़ करेंगे? बोथ टाइप्स ऑफ हेडर फाइल आर यूज बाय यूजिंग ए प्री प्रोसेसर इंक्लूड डायरेक्टिव। दोनों तरह की, चाहे आपकी सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल है या यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है, दोनों को आपने दो तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंक्लूड, नंबर साइन इंक्लूड और लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आप उस फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, इफ़ द हेडर फाइल नेम इज़ इनक्लोज विद इन एंगल ब्रैकेट्स, देन कंपाइलर सर्च दिस फाइल ओनली विद इन इट्स स्टैंडर्ड इंक्लूड डायरेक्टरी। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस इंक्लूड डायरेक्टरी जिसके अंदर हेडर फाइलें मौजूद होंगी, सिर्फ उसके अंदर ही उसको सर्च करेगा और उसको इंक्लूड या इंपोर्ट करेगा अपने सोर्स कोड के अंदर। और अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ किया और उसके अंदर हेडर फाइल स्पेसिफाई किया है, तो देन सिमिलरली इफ हेडर फाइल नेम इज इनक्लोज विद इन डबल कोट्स, देन कंपाइलर विल सर्च दिस फाइल विद इन एंड आउटसाइड ऑफ इट्स स्टैंडर्ड पाथ। चाहे वो हेडर फाइल इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है या नहीं है या कहीं और किसी पाथ पे पड़ी हुई है, वो उसको सर्च करके उसको इंपोर्ट और यूज़ किया जाएगा। सो अगर आपने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं तो ओनली सर्च इन इंक्लूड डायरेक्टरी, और अगर आपने डबल इन्वर्टेड यूज़ किया है तो वो इंक्लूड फोल्डर के अलावा भी और पाथ, आउटसाइड द पाथ भी जाके उसको सर्च करेगा। डिफाइंड डायरेक्टिव इसी तरह यूज़ होते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हेडर फाइल्स डायरेक्टिव्स देखा था, अब हम डिफाइंड डायरेक्टिव्स इन सी देखते हैं। डिफाइंड जो है वो मल्टी फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। डिफाइंड डायरेक्टिव इज़ यूज फॉर मल्टी फंक्शन सच एज टू डिफाइन सिंबल, टू डिफाइन नेम कांस्टेंट और टू डिफाइन माइक्रोज। तो माइक्रोज वगैरह डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। कांस्टेंट हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक हम कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा जो मेथड है वो डिफाइंड डायरेक्टिव के ज़रिए हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स जो है नंबर साइन डिफाइन और आगे कांस्टेंट का नाम आप बताएंगे और फिर आप उसकी वैल्यू देंगे। तो सेमी कॉलन आपने इसके एंड पे नहीं लगाना। सो दैट इज़ द सिंटेक्स जो कि यूज़ किया जाएगा। हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास ये डिफाइन डायरेक्टिव हमने डिफ़ाइन किया है। ये मेमोरी के अंदर जो है एक कांस्टेंट डिफ़ाइन हो जाएगा जिसका नाम हमने रखा हुआ है पाई। इसमें हम ये हमारे पास पाई के नाम से कांस्टेंट हमने डिफाइन किया और इसकी वैल्यू हमने रख दी 3 जी, इसके अंदर 3.14 है। आपने कंट्रोल F9 करके प्रोग्राम कंपाइल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रैम के अंदर पाई डिफाइन हुआ, दैट इज़ कांस्टेंट। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहाँ पे आया फर्स्ट लाइन पे, और साथ ही आप जो है रैम के अंदर एक वेरिएबल आर के नाम से और दूसरा वेरिएबल जो है वो पाई के नाम से जो है मेमोरी रिज़र्व होगी, दैट इज़ आर। और आर में आपने रखवाई वैल्यू जो है वो 2.5। इसी तरह मेमोरी के अंदर एरिया के नाम से वैल्यू जो है वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इसके अंदर हमने 0 से इसको इनिशलाइज़ किया। उसके बाद जो है कंट्रोल आगे मूव हुआ, नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव हुआ।
तो ये स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी मॉनिटर की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आया, एरिया इज़ इक्वल टू, अब ये जो पाई आपने डिफ़ाइन किया था, इस पाई को जो है डिफाइन डायरेक्टिव के अंदर जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की है, कंपाइलर इसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा। इट्स मीन कि ये जो वैल्यू जो यहाँ पे आपने डिफ़ाइन की है पाई की, ये 3.1415 जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 3.1415 इंटू 2.5 इंटू 2.5। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एरिया वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर देगा। इट्स मीन के रिज़ल्ट जो था वो 19.634375 जो है उसने कैलकुलेट करके वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। तो ये आपका इस कंपाइलर ने एग्जीक्यूट किया और उस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद पाई की वैल्यू उसने रिप्लेस कर दी, क्योंकि पाई आपने डिफ़ाइन किया हुआ था। कंपाइलर फ़ौरन उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 3.14 के। अब स्क्रीन के ऊपर जो है अगली नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर ये वाली, तो आपके सामने एरिया ऑफ सर्कल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा और उसकी रिज़ल्ट जो है 19.634375 जो है वो रिज़ल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट इज़ द डिफ़ाइंड डायरेक्टिव्स, जो कि कांस्टेंट हमने माइक्रो एक डिफ़ाइन किया। इसको हम जो है प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल F9 करके एग्जीक्यूट किया तो एरिया ऑफ सर्कल 19.634375 इसका रिज़ल्ट था। तो ये आपके सामने एक